अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और आज के इस नेक्स्ट टॉपिक में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज फॉर द एक्सक्रीशन, मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स हम इसके अंदर हमारी बॉडी के सभी एक्सक्रीटरी वेस्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले। ऑब्वियसली हम इसके अंदर किडनी को, नेफ्रॉन को, हमारे यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो इसके बाद में जो नेक्स्ट सारी वीडियोस होंगी वो रिगार्डिंग टू दिस होगी। सो क्लास +1 की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट, देयर रिमूवल एंड मेथड ऑफ रिमूवल एंड द टॉक्सिसिटी लेवल। ओके, सो इसके अंदर हम हल्का फुल्का ऑस्मो रेगुलेशन को, होम्योस्टेसिस को भी डिस्कस करेंगे कि ये हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं जो होम्योस्टेसिस को शो करते हैं, कौन सी वो ऑर्गेनिज्म है जो शो नहीं करते, और हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट निकलता है वो क्या क्या निकलता है। सभी के सभी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है और वो कैसे उनको रिमूव करते हैं। सो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो फटाफट इस वीडियो को हम करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की अर्थ पे कितने टाइप्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। पॉइंट टू बी क्लियर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, हमारी बॉडी के भी एंड अदर एनिमल्स के भी। लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी की अदर नाइट्रोजनस नहीं है लेकिन बॉडी वेस्ट है वो। ओके, सो इसमें हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के मेथड को। तो ऑब्वियसली अगर एक्सक्रीशन की बात आती है तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन क्या है बॉडी के अंदर? इट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फॉर द मेंटेनिंग आवर होम्योस्टैटिक एनवायरमेंट इक्वल। अब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल जो है वो ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी ओनली रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट बाय द किडनी। ओके, सो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फॉर मेंटेनिंग आवर इंटरनल एनवायरमेंट ऑलवेज इन द होम्योस्टैटिक कंडीशन। पॉइंट अब एक निकल के आता है कि व्हाट इज होम्योस्टैटिक कंडीशन, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। सो वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन जो थे वो एक एसोसिएट प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी एक बुक लिखी और उसमें कंप्लीट होम्योस्टेसिस के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। उन्होंने ब्रैडफोर्ड थ्योरी भी दी और उसके अकॉर्डिंग रियल में यह बताया कि यस वी आर द एग्जाम्पल दैट कंप्लीट शोइंग द होम्योस्टेसिस अप टू सम कंडीशन। होम्योस्टेसिस क्या है? इट इज द मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट कंडीशन इक्वल एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन। बॉडी हमारी जो होती है वो बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, मेंटेन कर लेती है। ऐसे नहीं कि बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो अंदर का एनवायरमेंट भी चेंज हो जाता है। होम्योस्टेसिस को ध्यान दीजिएगा बिकॉज वी आर होम्योथर्म, है ना, हम होम्योथर्म हैं और इसीलिए हम क्या शो करते हैं? होम्योस्टेसिस शो करते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है? देखिए, मान लीजिए बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है बाहर तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बाहर बहुत ठंड होती है, हमारी बॉडी में शिवरिंग होने स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है अप टू 2 to 3 डिग्री सेल्सियस एट दैट इंस्टेंट कंडीशन। तो इसका मतलब हमारी बॉडी इन द प्राइमरी कंडीशन क्या करती है? हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट मेंटेन करने की कोशिश करती है। और बाहर अगर एनवायरनमेंट बहुत कूल है, बहुत ठंडा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन ना हो जाए अकॉर्डिंग टू आउटसाइड, तो इसलिए हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, जिसकी वजह से शिवरिंग से क्या होता है? फ्रिक्शन से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वही बॉडी के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो मेंटेन होता है। तो इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो अर्थ के ऊपर जो मैमल्स एंड जो बर्ड्स होते हैं दे आर कैपेबल टू शोइंग द होम्योस्टेसिस। लेकिन फ्रॉग्स हैं, फिशेज वगैरह हैं, वो उनको अगर पानी से निकालते हैं तो वो मर जाते हैं। टेम्परेचर है, वाटर लॉस है, वो सहन नहीं करते। लेकिन हमारी बॉडी, एक होम्योस्टेसिस का एग्जांपल और बताती हूँ, वाटर बैलेंस है।
हम ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा रिमूवल ऑफ यूरिन होता है, हम कम पानी पीते हैं तो जो यूरिन आउटपुट होती है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ होम्योस्टेसिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी इसी के हिसाब से एडजस्ट होता है कि हमारी किडनी जो होती है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू, रास सिस्टम के थ्रू चेक कर लेता है कि बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस कितना है, वाटर प्रेशर कितना है, और उसी के हिसाब से किडनी के थ्रू वाटर का रिमूवल किया जाता है। क्लियर? तो दिस इज द होम्योस्टेसिस। सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन वी ऑलरेडी डिस्कस। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनका रिमूवल, यूरिया, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, अमीनो एसिड हैं, तो इनके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर आप अर्थ के ऊपर हमारे लिए नाइट्रोजन का सोर्स देखें तो हमारे अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आती है? ऑब्वियसली इट इज थ्रू द प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। और अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? दिस इज लाइक दिस, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जिसमें आर जो होता है वो वेरिएबल होता है, एक साइड अमीनो ग्रुप होता है और एक साइड एसिडिक ग्रुप होता है। मान लीजिए हमने बहुत ज्यादा एक्सेस में अमीनो एसिड खा लिया तो हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है, लिवर के अंदर जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं वो डीअमाइनेशन शो करती हैं, और डीअमाइनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ दिस अमोनिया। और ये जो अमोनिया रिमूव हुई है यहाँ से, ये अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब ऐड कर दिया जाता है। दिस अमोनिया इज ऐड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल, और यहाँ बन जाता है NH2CONH2 और ये बन गया यूरिया। ओके, क्योंकि हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि हमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाटर भी नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं होती, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर यूरिया रिमूव होता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक्सेस में उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो वो एज इट इज डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं विदाउट एनी फ्यूजिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो NH2 सीधा NH3 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको ये क्लियर हुआ कि हमें नाइट्रोजन वेस्ट ही क्यों रिमूव करने पड़ते हैं? क्योंकि एक्सेस के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डीअमाइनेशन किया जाता है, और ये जो साइड में ग्रुप बच गया इस ग्रुप को यूटिलाइज कर लिया जाता है, और इस एक्सेस के अमीनो एसिड को फिर यूरिया की वेस्ट में फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर भाई? ओके, homeostasis we already discussed, maintenance of the steady state in the environmental condition according to the outside के हिसाब से अपने आप के अंदर के एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लेना, मेंटेन कर लेना, चेंज ना होना अंदर का एनवायरनमेंट, वही हमारा बॉडी का टेम्परेचर 35-37 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारी बॉडी के अंदर वही वाटर कंडीशन वही रहती है, वो सॉल्ट कंडीशन वही रहती है। ऐसा नहीं है कि हम स्विमिंग पूल में चले जाएं और हमारी बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। तो दैट इज द होम्योस्टेसिस। ओके, and homeostasis is proven by the Walter Bradford Cannon. Walter Bradford Cannon ने फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स नाम भी दिया था, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यू ऑलरेडी नो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो क्या शो करता है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है, या तो मार दो या फिर वहां से भाग जाओ। इसका मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी एडवर्स कंडीशन होती है, हार्ट बीट का बढ़ना है ना, स्वेटिंग होना, भूख का एकदम बंद हो जाना, तो जो एकदम इंस्टेंट इमरजेंसी की कंडीशन होती है उस टाइम जो हमारी बॉडी के अंदर इंस्टेंट रिस्पॉन्स होते हैं, दैट इज हैंडल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड फ्यू टाइप्स ऑफ द हॉर्मोन्स आल्सो, दैट इज नोन एज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। क्लियर? तो ये भी उन्होंने डिस्कस किया था, ये हम बाद में भी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है तो उसमें आप चेक कर लेना। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द solute condition in the internal environmental body by the help of excretory system by the process of osmosis। ऑस्मोसिस की हेल्प से हमारी बॉडी की हर एक सेल किडनी के साथ मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाता है, आयनिक बैलेंस किया जाता है। अगर आयंस ज्यादा होते हैं उनको ज्यादा रिमूव किया जाता है, अगर कम होते हैं तो उनको रिस्टोर कर लिया जाता है। दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन भी होम्योस्टेसिस के अंदर आता है।
ऑस्मो रेगुलेशन को कौन शो करते हैं कौन नहीं करते, उसके बेसिस पे हम उनकी दो कैटेगरी बना देते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। कन्फर्मर्स तो हमेशा ही ध्यान रखना बेटा, कन्फर्म करते हैं, सिर्फ मौसम चेंज हुआ ना और वो वहां से भाग जाते हैं, तो वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। कन्फर्मर का मतलब दैट नॉट एडजस्ट देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हो गया या तो वो वहां से भाग जाएंगे या वो वहां पे डाई ही हो जाएंगे, वो होते कन्फर्मर। किसी भी आप थर्मो कन्फर्मर लगा लो आप इसको, और किसी भी लाइक आप सॉल्ट कंडीशन में लगा लो, तो जैसे कि ऑस्मो कन्फर्मर हमने डिस्कस किए। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? ऑल द मेराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्यू फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर के सॉल्ट कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द सी कंडीशन या अकॉर्डिंग टू वाटर कंडीशन इन द आउटसाइड, सो वो डाई हो जाते हैं इन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। इसीलिए हम पर्टिकुलर फ्रेश वाटर और मेराइन इनवर्टिब्रेट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि ये मेराइन है तो मेराइन है, अगर इनको फ्रेश वाटर में रख देंगे तो वो डाई हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंडीशन को रेगुलेट कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। ओके, वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर भी एडजस्टमेंट शो कर लेते हैं, वो वहाँ से भागते नहीं, वो डाई नहीं होते, वो मैदान छोड़ के नहीं जाते हैं। इसमें कौन से आते हैं? जैसे कि हम हैं मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, और इसके अलावा हैग फिश जो है, और हैग फिश को हम माइग्रेटरी में भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट शो कैटाड्रोम। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, हैगफिश का एक एग्जांपल दिया जाता है कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस टाइप ऑफ द मूवमेंट में। जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो हैगफिश है वो किस टाइप का एग्जांपल है। इज इट शोइंग द कैटाड्रोमस टाइप ऑफ मूवमेंट और एनाड्रोमस टाइप ऑफ द मूवमेंट? वैसे मैं पहले बता देती हूँ कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस क्या होता है। इट इज द माइग्रेटरी मूवमेंट फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू मेराइन एंड मेराइन टू फ्रेश वाटर। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर भी? ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर। एक्सक्रीटरी मैटर कौन कौन से हैं और उनके बेसिस पे एनिमल्स की टाइप कितनी हो जाती है, वो अब इसके हम अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर दोज विच रिमूव द अमोनिया, और अमोनिया के रिमूवल के प्रोसेस को बोला जाता है अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? अमोनोटेलिज्म मीन्स रिमूवल ऑफ द अमोनिया। ओके, सो अमोनोटेलिक कौन कौन शो करते हैं? ऑब्वियसली अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया एज इट इज डायरेक्ट अमीनो एसिड का रिमूवल अभी मैंने डिस्कस किया था। तो प्रोटीन का जो NH2 ग्रुप होता है वो एज इट इज NH3 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, बट ये बहुत डेंजरस होती है। अमोनिया वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है, इसीलिए इसके रिमूवल के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर चाहिए, वाटर लॉस ज़्यादा होता है। और ये अमोनिया जनरली वही ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं जो ऑलरेडी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर में रहते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर वाटर की कोई कमी नहीं रहती, अबंडेंट वाटर में जो ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो अमोनोटेलिक कौन शो करता है? मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा का, पैरामीशियम का। इसके अलावा स्पंजिस भी शो करते हैं जैसे कि साइकॉन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा निडेरियंस में हाइड्रा का एग्जाम्पल है, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, एस्केरिस है, नेरिस है इसमें एग्जाम्पल। अर्थवर्म भी अमोनिया को रिलीज करता है जब वो बहुत ज़्यादा वाटरी कंडीशन में होता है, लेकिन अर्थवर्म चेंज भी हो जाता है। जब वो ड्राई कंडीशन में आता है तो वो यूरिया भी रिमूव कर सकता है। तो अर्थवर्म इज शोइंग द ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। इसके अलावा लीच आता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर अगर हम एग्जाम्पल आते हैं तो प्रॉन इसमें एग्जाम्पल आता है, पाइला का एग्जाम्पल आता है इसमें, बोनी फिशेज। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एक बार नीट के अंदर, बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज में, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेज क्या शो करती हैं? यूरियोटेलिज्म। ओके, तो बोनी फिशेज आर शोइंग द अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। टैडपोल ऑफ द फ्रॉग, मतलब एम्फीबियंस की जो लार्वा है जैसे कि टैडपोल ऑफ द फ्रॉग इज शोइंग द रिमूवल ऑफ अमोनिया, क्योंकि टैडपोल ऑब्वियसली किस में रहता है? वाटर के अंदर रहता है, और वाटर के रिमूवल में इट इज हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर कंडीशन। ओके, नेक्स्ट आर द टेल्ड एम्फीबियंस जितने भी होते हैं। ऑब्वियसली टेल्ड एम्फीबियन वाटर के अंदर ही रहते हैं, और क्रोकोडाइल भी इसमें एग्जाम्पल होता है। ओके, ठीक है भाई।
अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3 होता है। बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है इसके रिमूवल के लिए, एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी एंड द गिल्स, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये बॉडी के या गिल्स के थ्रू रिमूव हो जाती है, एंड इट इज़ हाईली टॉक्सिक। अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल देखें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड का, तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है क्योंकि ये ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होती है। ओके, नेक्स्ट हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं, दैट इज द यूरियोटेलिज्म, मींस रिमूवल ऑफ द यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2, अभी मैंने डिस्कस किया था। और यूरिया के फॉर्मेशन की जो साइकिल है, क्रैब साइकिल या यूरिया साइकिल, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कैसे हमारी बॉडी की लिवर सेल्स में यूरिया बनती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन देख रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिमूव करते हैं उनको बोलते हैं हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, एंड रिमूवल ऑफ द यूरिया इज यूरियोटेलिज्म। ओके, कौन कौन शो करता है यूरिया? अब ऑब्वियसली अमोनिया से यूरिया लेस ही टॉक्सिक होती है। जैसे हम यूरिया ज्यादा रिलीज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इतनी भी ज्यादा वाटर कंडीशन नहीं मिलती और इतनी कम भी नहीं मिलती। तो मॉडरेट जो वाटर वाले होते हैं सेमी एक्वेटिक कंडीशन में, वही यूरिया को रिमूव करते हैं। तो यूरियोटेलिज्म इज शोन बाय एस्केरिस। अर्थवर्म भी ऑलरेडी डिस्कस, ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करता है। कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, वहां पे बोनी फिशेज थी, यहाँ कार्टिलेजिनस फिशेज थी। एक और ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्रोकोडाइल्स आते हैं, इसमें एलिगेटर्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आपस में कंट्रोवर्सी, तो जनरली ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग है, वहां पे इसका लार्वा था, लेकिन यहाँ पे फ्रॉग है, टॉड है। सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे कि टर्टल है, टेरापिन्स एंड एलिगेटर है, भी ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा जो शार्क है वो भी यूरियोटेलिज्म शो करती है, और शार्क अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया को सस्टेन कर सकती है, रिटेन कर सकती है, फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल एंड आउटरनल एनवायरनमेंट सेम। जो शार्क है, शार्क की बॉडी के अंदर यूरिया डिपॉजिट होती है क्योंकि उसको अपना आयोनिक बैलेंस यूरिया के थ्रू ही मेंटेन करना होता है। ओके, जिसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो जाता है, इंटरनल फ्लूइड का और एक्सटर्नल फ्लूइड का इक्वल। ओके भाई, तो यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू द अमोनिया, और लेस सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। सो इसीलिए इसके रिमूवल के लिए लेस वाटर ही रिक्वायर होता है। उसके अलावा नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, एंड दैट इज द यूरिकोटेलिज्म, मींस रिमूवल ऑफ द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के रिमूवल के प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली यूरिक एसिड को कौन रिमूवल करते हैं? यूरिक एसिड को ड्राई पेलेट्स की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है यूरिक एसिड को। और यूरिक एसिड को वही ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में रहते हैं। तो यूरिक एसिड ड्राई कंडीशन वाले प्रोड्यूस करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसीलिए वही इसको रिमूव करते हैं जिनके पास वाटर अबंडेंट कंडीशन में नहीं होता। एग्जाम्पल क्या क्या है यूरिक एसिड के? इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉकरोच है, लैंड क्रस्टेशियंस में ऑनेस्कस, वुड लाउस जिसको बोला जाता है, लैंड स्नेल इसमें एग्जाम्पल आता है। लैंड के रेप्टाइल्स, उसमें पहले मैंने एक्वेटिक रेप्टाइल्स बताए थे, इसमें लैंड रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड एंड स्नेक्स हैं, एंड ऑल्सो बर्ड्स भी शो करते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अगर केस में हम सी बर्ड्स का केस देखें तो सी बर्ड्स यूरिक एसिड को ड्राई पैलेट्स क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव करते हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं वो सी में तैरते रहते हैं, और वो तैरते हुए किनारों पे लग जाते हैं। तो लिटोरल जोन जो होती है, लिटोरल जोन ऑफ द सी के ऊपर ड्राई पेलेट्स की फॉर्म में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, और कई बार तो उनके आइसलैंड स्ट्रक्चर बन जाती है जिनको गुआनो आइसलैंड बोलते हैं। और जो सी के आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करते हैं और एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन द नाइट्रोजन। यूरिक एसिड बनता कैसे है? यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्यूरिन। ओके, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड बनता है। हमारी बॉडी के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है। कई बार यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारी किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको गाउट डिजीज बोलते हैं, या किडनी फेल्योर भी इसकी वजह से होता है। क्लियर? यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लियर भाई? इसके अलावा यूरिक एसिड को प्राइमेट्स भी रिमूव करते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भाई अमीनोटेलिज्म, रिमूवल ऑफ द अमीनो एसिड एज इट इज डायरेक्ट अमीनो एसिड के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, अमीनोटेलिज्म कहते हैं। ओके, तो अमीनोटेलिज्म में सम मोलस्क, सम एकाइनोडर्म्स इसमें एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट आता है गुआइनोटेलिज्म, एज इट इज गुआइनो की फॉर्म में, गुआनिन एज इट इज रिमूवल होना। ए एंड जी these are the प्यूरिन, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में एज इट इज गुआनिन का रिमूवल इज नोन एज द गुआइनोटेलिज्म, और गुआइनोटेलिज्म स्पाइडर्स शो करते हैं। और इसके अलावा लास्ट में इस वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन मींस अमोनिया एज वेल एज यूरिया रिमूव करते हैं। अर्थवर्म वी ऑलरेडी डिस्कस, इसके अलावा लंगफिश एंड द जीनोपस इसमें एग्जाम्पल आता है। एम्फीबियंस के टैडपोल जो होते हैं, क्योंकि टैडपोल ऑब्वियसली वाटर में रहते हैं, एम्फीबियन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको ड्राई कंडीशन में भी जाना पड़ता है क्योंकि लैंड पे भी जाते हैं, इसीलिए तो वो एम्फीबिया है, ड्यूअल मोड ऑफ द लाइफ। और इसके अलावा मैन भी यूरिया भी रिमूव करता है, यूरिक एसिड भी रिमूव करता है, एंड क्रोकोडाइल्स। क्लियर भी, तो ये वो जो एग्जांपल हैं ये ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन को शो करते हैं। क्लियर भी, सो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ द वेस्ट के बेसिस पे हमने मोड ऑफ द एक्सक्रीशन देखा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हमारी बॉडी की वो सारे के सारे वेस्ट डिस्कस करेंगे जो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में उनको काउंट करते हैं और उनको किडनी के थ्रू रिमूव करते हैं। क्लियर भी, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।